मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स था इससे पहले वाला चैप्टर, ये है फ्लूइड्स। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर नंबर 10 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी जो चैप्टर है ऑलमोस्ट इसमें न्यूमेरिकल्स की वेटेज ज्यादा नहीं है, और जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें वो जो है आपको बहुत ही लो लेवल का है। ठीक है, ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, फ्लूइड्स में आप जानते हैं उससे रिलेटेड होता है आपका प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, लॉज वगैरह हैं। ठीक है, उसको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ना है, कितने तरह का फ्लो होता है, फ्लूइड जो फ्लो करता है। ठीक है, फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग को पढ़ना है, जो नया है आप लोगों के लिए बिल्कुल। विस्कोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, सरफेस टेंशन। इस चैप्टर में आप जो 95% से ज्यादा जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपके लिए नए हैं। ठीक है, बिल्कुल नई नई बातें आप इस चैप्टर में सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी हैं जो आपको जानना है, और फिजिक्स के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि पूरा चैप्टर एकदम लॉजिकल है और थियोरी बेस्ड है। ठीक है, तो और फिजिक्स के जो ये कई सारे जो आपके आप देखते हैं फ्लूइड से रिलेटेड जितने भी फेनोमेनन देखते हैं, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें आप जानेंगे। ठीक है, so it's an very interesting chapter of physics, and it is again easier chapter. Okay, मैंने आपको पहले ही बोला था कि वॉल्यूम 2 काफी इजी है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम 1। ठीक है, so let us start the chapter. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में फ्लूइड के बारे में आप लोग जानते होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड, कोई बता सकते हैं क्या होता है? हाँ, लिक्विड। फ्लूइड का क्या है बता सकते हैं आप जिसका लोग? कोई शेप ना हो। जो बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जिसका कोई परफेक्ट शेप ना हो। जिसका कोई परफेक्ट शेप ना हो उसको फ्लूइड बोलते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। और कोई? वाटर लाइक। सनलाइट? वाटर लाइक। वाटर लाइक? अच्छा, वाटर फ्लूइड है। अगर वाटर फ्लूइड है तो फिर लिक्विड किसको बोलेंगे? ये बते। सब्सटेंस। हम्म सब्सटेंस विच फ्लो। सब्सटेंस विच फ्लो। कौन बोला ये? गीतिका। गीतिका। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस फ्लो करता है? और बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला। द एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, तो कौन सा सब किसको आप रखेंगे उस कैटेगरी में? वाटर। वाटर। और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है? हम्म इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है क्या? यस, वायर में इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी फ्लो होती है, वहां तो चार्ज फ्लो होता है। यस चार्ज, सॉरी सर। बट फिर भी हम, चलिए अभी हम लोग सीखेंगे चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और कोई? फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड और कोई कुछ बता सकते हैं? आदित्य? आदित्य, यस सर। व्हाट डू यू मीन सर बाय फ्लूइड फ्लूइड? का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। वो हो, मैं उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग अच्छा ओनली व्हाट इज फ्लूइड। सर, ऐसा कोई सब्सटेंस जो फ्लो कर सके किसी सरफेस पे। हाँ, तो एग्जांपल्स में? ऑयल, ऑयल एंड वाटर,
water, and I want to hear something that I wanted to tell you, but I am hoping that it should come from your side. सर एयर Air, ये किसने बोला? हाइड्रोजन Air किसने बोला? सर नंदिनी नंदिनी, यस, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। देखिए मैं वही बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, कि फ्लूइड आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फ्लूइड के बारे में, ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं दैट कैन फ्लो, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए, किसी की माइक ऑन है, ठीक है। तो फ्लो कौन कर सकता है? सॉलिड फ्लो कर सकता है या नहीं? कोई भी सब्सटेंस को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये बताइए। किसी भी सब्सटेंस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? सॉलिड लिक्विड गैस तीन ही तरह से ना डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी मटेरियल हैं पूरे दुनिया में, उसको हम लोग तीन तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं। तो अब उस तीन, जो भी आप लोग सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, सारे लोग डेफिनेशन में सब्सटेंस सब्सटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस को पहले हम कैटेगराइज कर दिए तीन कैटेगरीज में, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए अब ये बताइए कि इसमें से सॉलिड क्या फ्लो कर सकता है या नहीं? नो सर। नो, ठीक है, बिग नो, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम पानी के ऊपर जब बैठ जाते हैं, तैरने लग जाते हैं, हम भी तो फ्लो कर रहे हैं। भाई आप नहीं तैर रहे हैं, आप तैर रहे हैं, आप फ्लो नहीं कर रहे हैं। अब फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है? हाँ फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है? बताया तो, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। यस सर। जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। अभी मैं दोबारा से सब बताऊंगा, ठीक है, अभी तो बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। भाई अगर आप याद करेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 की साइंस की बुक है, उसमें भी है फ्लूइड्स, एक चैप्टर ही है शायद, या फिर ऐसे कुछ करके होता है उसमें, ठीक है। वहां पर आप लोग पढ़े होंगे, 8 से 9th आए, 10th आए, 11th में आ गए, फ्लूइड तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सॉलिड फ्लो कर सकता है या नहीं? नहीं कर सकता, आप लोग को मालूम है, कोई भी सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। लिक्विड फ्लो करता है, यस और नो? यस सर यस। गैसेस फ्लो कर सकते हैं, यस सर। यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब आप फ्लूइड की कैटेगरी में किसको किसको रखेंगे? लिक्विड एंड गैस। हाँ, वी विल, है ना, कीप द लिक्विड्स एंड गैसेस इन कैटेगरी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। सो अभी मैं आदित्य से पूछा, आदित्य ने बोला कि, है ना, वाटर, ऑयल, वो सारा एग्जांपल दे रहा था लिक्विड का। तो लिक्विड और फ्लूइड में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है। फिर हमने फ्लूइड नाम क्यों दिया, लिक्विड ही बोल देते। सो आई वांटेड टू हियर दैट कोई बच्चा गैसेस का एग्जांपल दे। तो नंदिनी ने जो है इसका एग्जांपल दिया एयर, ठीक है। सो एयर कैन ऑल्सो फ्लो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है ना, थोड़ा सा माइंड को ओपन रखिए, ठीक है। तो ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो अपना दिमाग खुला रखते हैं, उनका जो है थिंकिंग लेवल अच्छा होता है, और ऐसे बच्चे साइंस में अच्छा करते हैं, खाली रटने से नहीं होता है, ठीक है, ठीक। चलिए, सो आपको समझ में आ गया आज कि व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स दैट कैन फ्लो, एंड फ्लो कौन कर सकता है? लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड और गैस दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। फ्लूइड से रिलेटेड हमने एक टर्म पढ़ा होता है, ठीक है। पूरे चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे, प्रेशर, ठीक है। व्हाट इज प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर में हमारा जो है दो तरह का होता है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, ठीक है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें बट आपको, टू एंड फ्रो भी पढ़े। हाँ जी, टू एंड फ्रो ऑफ ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो ऑफ ऑब्जेक्ट,
यस सर ये भी पढ़े हैं। इफ नोन एज प्रेशर। टू एंड फ्रो इज नॉन एज प्रेशर, कहाँ पढ़े भाई? कौन बोल रहा है ये? स्ट्रेस है। कौन था, बोलो नाम बताओ। सर आर्यन। टू एंड फ्रो इज कॉल्ड प्रेशर, ये कहाँ पढ़े हो टू एंड फ्रो? क्या ही देखा था पहले, पता नहीं। हाँ टू एंड फ्रो ऑब्जेक्ट होता क्या है सर फिर? अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, ऐसी सब बातें दिमाग में आती है ना, ये बहुत अच्छा लगा आप लोग ऐसी सब बातें पूछते हैं। ठीक है, एटलीस्ट इससे क्या होता है, दिमाग में जो भी तरह की गलत बातें होती है, ठीक है, जो कि आपको लगता है कि सही नहीं है, ऐसी बातें बोल दिया कीजिए, नहीं तो आपको लगेगा आप गलत चीज दिमाग में बैठा के रखेंगे और फिर आपको आगे चल के नुकसान होगा। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका, क्या है ये, क्या है ये? पेंडुलम। ठीक है, और फिर पेंडुलम को ये इसका मीन पोजीशन होता है, इसको आप मूव कराते हैं तो ये जो है ऐसे यहाँ आता है, फिर ये ऐसे आता है ना? तो ये जो मोशन कर रहा है इस तरह से, इस मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, आमने सामने, आगे पीछे या आमने सामने, ठीक है, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहलाता है। समझ गए आर्यन? यस सर। टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। ठीक है, आगे पीछे जो भी, जैसे आप ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, उसको आप लोग पुश कर देंगे, ठीक है, या उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो मोशन में। ठीक है, वाइब्रेट करेगा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग में भी टू एंड फ्रो मोशन होता है, जैसे ये है, तो इसमें ब्लॉक अटैच कर दिया, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये जो है कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा, इस तरह से, है ना? सो दीज आर कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। अब क्लियर है आर्यन? यस सर नाउ इट इज क्लियर। ओके, तो ये बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और कभी भी ऐसा कुछ मन में गलत सलत, अगर देखिए फिजिक्स में क्या है, ये पढ़ाने की बातें बहुत सिंपल है, कोई भी पढ़ा देता है। ठीक है, बुक में जो लिखा हुआ है हम भी पढ़ा देंगे, बहुत सारे लोग पढ़ा देंगे, बट आपके दिमाग में जो गलत बातें बैठी हुई है इसको निकालना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो निकल जाएगा तो आप खुद से भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपको लगता है कि मेरे मन में ये चल रहा है, बोल दिया कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं, खिले शर्ट के टाइप का। ठीक है, मन में वो आता नहीं है कुछ भी, फिर भी कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, आया है खिलेश्वर? हाँ आया है। ठीक है, तो ऐसी चीजें पूछिए जो आपको लग रहा है कि इससे रिलेटेड है और हमको लगता है कि ये आता है या गलत है सही है। पूछने से क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, चलिए तो प्रेशर हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, ये उसको हम लोग प्रेशर नहीं बोलते हैं। ठीक है, यही फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग गलत सलत सीख के बैठे हुए होते हैं। ठीक है, ये जो फोर्स है दैट मस्ट बी इन नॉर्मल डायरेक्शन, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। किसी भी, जैसे ये सरफेस है, ये सपोज बैलून है, ठीक है, बैलून पे आप कैसे ऐसे फोर्स लगा दीजिए, ये फोर्स की बात नहीं करेंगे, इसका नॉर्मल यानी कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई भी फोर्स लगाते हैं, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। एंड दैट थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर समझ में आया सबको क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? फोर्स अपॉन एरिया बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं। नहीं बोलेंगे। और परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर फोर्स बोलिए, नॉर्मल फोर्स बोलिए, या थ्रस्ट अपॉन एरिया बोलिए, एक ही बात है। समझ गए? सो इफ F is the magnitude of the normal force on the piston of area A, then the
एवरेज प्रेशर इज डिफाइंड एज normal force acting per unit area. Normal force acting per unit area. This is called average pressure. आज से एक और बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अभी तक हम लोग इसको प्रेशर बोलते थे, ये प्रेशर नहीं होता है, ये एवरेज प्रेशर होता है, ठीक है? और दूसरा होता है जो आप लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है? प्रेशर इज देन डिफाइंड एज, ठीक है, इन अ लिमिटिंग सेंस एज P equals to लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? देख रहे हैं छोटी छोटी सी बात दोनों में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ये बोल रहा है कि आप किसी भी सरफेस पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मान लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है, तो दैट इज नॉर्मल फोर्स, ठीक है? एंड दिस नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये जितने एरिया पे लगा, तो इसको हम लोग प्रेशर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एवरेज प्रेशर बोलते हैं, ठीक है? लेकिन यही एरिया, दिस एरिया, इफ दिस एरिया डेल्टा ए टेंड्स टू 0, यानी कि अगर ये स्मॉल एरिया पे लग रहा है, मीन्स नेग्लिजिबल एरिया पे लग रहा है, तब वो, जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ते थे, उसी तरह से यहाँ पर इंस्टेंटेनियस प्रेशर को ही हम लोग नॉर्मली प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर हम लोग किसको बोलेंगे? दैट फोर्स पर यूनिट एरिया वेयर एरिया चेंज इन एरिया यानी डेल्टा ए टेंड्स टू 0, देन इट इज सेड टू बी प्रेशर। किसी को नहीं समझ में आया? नो सर। नहीं आया। देखिए, कोई एक सरफेस लिया, उस सरफेस पे आप सीधा फोर्स लगा दीजिए, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, और जितने एरिया पे लगा, ठीक है, so that force per unit area is called pressure. Am I right or not? Perpendicular force upon area is pressure. Am I right or not? राइट। No, अभी तुरंत आपको बताया मैं, अभी से 3 बार एक ही चीज को बोल रहा हूँ। इसको प्रेशर नहीं बोल के एवरेज प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एंटायर एरिया पे लग रहा है। यही चीज अगर डेल्टा ए टेंड्स टू 0 हो जाए, छोटे से एरिया पे अगर लगे यही फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट डेल्टा, है ना, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 लगा देंगे, so then that force per unit area is called pressure. अभी भी नहीं समझ आया? अगर सिंपली नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करेंगे तो उसको हम लोग एवरेज प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि पूरे एरिया पे आया, तो पूरे एरिया पे कितना फोर्स अपॉन में टोटल एरिया। अरे एक बात बताओ, आप क्या करते हैं? एवरेज कोई भी चीज का एवरेज निकालते हैं, जैसे आप एवरेज पावर निकालते थे तो क्या बोलते थे? वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम, है ना, वर्क डन अपॉन टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम, तो ये हमारा क्या हो जाता था? एवरेज पावर, ठीक है। उसी तरह से टोटल फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, अपॉन में टोटल एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा आपको? प्रेशर। कौन सा? एवरेज प्रेशर। लेकिन यही एरिया अगर डेल्टा ए, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, यानी कि एकदम इन्फिनिटली स्मॉल एरिया पे, है ना, नेग्लिजिबल एरिया पे जितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे, या इंस्टेंटेनियस प्रेशर नहीं बोल के सीधा प्रेशर बोलते हैं। अभी भी नहीं समझ में आई बात? आ गई। सबको क्लियर है प्रेशर के बारे में? ओके। सो ये 2 बात आप लोग को इस पूरे चैप्टर में बताना बहुत जरूरी था, ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ प्रेशर 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 की बात करते रहते हैं, ठीक है, समझ गए? तो आपको आज से ये चीज दिमाग में रखना है कि प्रेशर अलग चीज है, एवरेज प्रेशर अलग चीज है। वंस मोर आई एम रिपीटिंग, प्लीज रिस्पॉन्ड। I call that force या normal force per unit area is pressure. Am I right or not? No, sir. No. ठीक है? But if I say that normal force per unit area where that area यानी delta A tends to 0 is pressure. Am I right or not? Yes, sir, you are. Yes. ठीक है? चलिए, ठीक है, ये बातों को ध्यान में रखना था। So let us start the chapter from the beginning.
ठीक, तो कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स एंड गैसेस. लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लूइड्स. ठीक है, फ्लूइड्स किसको बोलते हैं? जो फ्लो कर सकता है, दैट आर लिक्विड एंड गैसेस. It is this property that distinguishes liquids and gases from solids in basic way. यानी मटेरियल को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड एंड फ्लूइड्स. ठीक है, तो फ्लूइड एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको सॉलिड से फ्लूइड को अलग करता है. ठीक है, समझ गए? जो फ्लो कर पाया वो फ्लूइड हो गया, जो नहीं कर पाया वो सॉलिड हो गया. ठीक, सो fluid is a substance that can flow when external force is applied on it. ठीक है, फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है कब? जब हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, ऐसे ही नहीं. ठीक, सो द टर्म फ्लूइड includes both liquids and gases. The liquids and gases are termed as fluids. There are marked differences between them. दोनों के बीच में भी डिफरेंस होता है. ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस में. जैसे गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से, बट लिक्विड्स को हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते. जैसे पानी रखा हुआ है, एक मग पानी रखा हुआ है. ठीक है, सपोज एक मग पानी रखा हुआ है, आप उसको कंप्रेस करके आधा मग बना सकते हैं? नहीं. लेकिन अगर एक बड़े से कमरे में गैस रखा हुआ है, क्या आप उसको एक छोटे से कंटेनर में, एक सिलेंडर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो रख सकते हैं. कैसे रख पाए? क्योंकि हम गैसेस को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल बट लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल. क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए. यहाँ तक में कुछ पूछना है किसी को? नो सर. सो प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. ठीक है, सो ये देखिए एक लिक्विड कॉलम है जिसकी हाइट h है. ठीक, तो इसकी वजह से हम लोग प्रेशर फाइंड करने जा रहे हैं. अब देखिए ये जो एक डिवाइस आपको दिख रही है राइट साइड में. ठीक है, इसको हम लोग, इस डिवाइस को यूज करते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए. किसी भी डिवाइस में किसी भी चीज का कितना प्रेशर है उसके लिए यूज करते हैं. आगे चल के हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. आप लोग पढ़े भी होंगे, बैरोमीटर, मैनोमीटर, है ना, प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, सो ये देखिए एक लिक्विड है कंटेनर, उसके अंदर में एक ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, ये लिक्विड कंटेनर में ये एक ब्लॉक रखा हुआ है. इसके ऊपर में चारों तरफ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिक्विड जो है फोर्स लगा रहा है. ठीक है, और फोर्स पर यूनिट एरिया अभी हम लोगों ने देखा, वेयर ए डेल्टा ए टाइम्स टू 0 गिव्स अस क्या? प्रेशर. ठीक है, तो वो हम लोग को भी देखना है. सो let h be the height of liquid column in a cylinder. किसी भी सिलेंडर में हम लिक्विड की हाइट को h मान लेते हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा होगा किसी भी लिक्विड के ऊपर, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू जी. फोर्स इक्वल टू m इंटू जी. अब हम लोग देखिए पूरा फ्लूइड का चैप्टर है, ऑब्वियस सी बात है इसमें हमेशा जो है एक टर्म यूज होगा दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. और डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो से. रो का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. अब सपोज ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं बता सकते हैं कोई? जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, कोई भी शेप हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो. ठीक है, जैसे एक सिलेंडर, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है. क्या होता है मालूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? Pi r square h. हाँ, यस, गुड. दिस इज r एंड दिस इज h. तो इसका अगर हम लोग एरिया ऑफ बेस बोले, बेस क्या है इसका? सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. एंड व्हाट इज हाइट? h.
आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज में अगर हम लोग एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम बन जाता है, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह से आप क्यूब या क्यूबाइड की बात कीजिए, जैसे ये सपोज एक क्यूब है, ठीक है, या चलिए क्यूबाइड ले लेते हैं, इसको आप क्यूबाइड समझ लीजिएगा, ठीक है, दिस इज क्यूबाइड, ओके। तो आप देखिए यहाँ से इसकी जो है, इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है ना, ये दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। तो इसका अगर एरिया ऑफ बेस की बात करें, ये देखिए ये एरिया ऑफ बेस कितना होगा, एरिया ऑफ बी बेस स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप होता है ना, तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया L into B. into B. एल इंटू बी। और उसमें जैसे आपका कमरा है, कमरे में जो आपका फर्श है, ठीक है, ग्राउंड जो है उस वो कैसा है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है, तो उसकी एरिया क्या होगी, एल इंटू बी। और आपके कमरे की जो दीवार है उसकी हाइट कितनी है, एच, तो आप उसमें एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके कमरे का वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी वॉल्यूम निकालने समझ में आया सबको, किसी भी चीज के एरिया में से हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। एग्रीड, एग्रीड और नॉट, ओके। सो कैन वी राइट दिस, ये सब बातें मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी के भी बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनको तुरंत रोने का मन करने लग जाता है जब कोई भी मैथ्स की बात आती है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप लोग जो है नहीं समझ में आता है तो पूछना तो फिर है ही नहीं, आप लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है कि पूछना नहीं है। कुछ भी नहीं समझ में आए चुपचाप बैठे रहो, कुछ पूछेंगे टीचर डांट देगा, बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाए लेकिन सीखना नहीं है कुछ भी, ठीक है। सो अभी आपको मैंने बोला दिस इज रो, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और कैन वी राइट दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया इनटू हाइट, यस और नो। अभी आपको बताया मैंने वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया Yes, इनटू sir. हाइट, लिख सकते हैं, ओके। Yes, sir. तो कैन वी राइट, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये वाला लिख दिए, यस और नो। Yes, sir. एंड वॉल्यूम इज व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट, तो एरिया इनटू हाइट इनटू ये डेंसिटी, तो ये हो गया मास। एग्रीड, एग्रीड और नॉट, मास इज इक्वल टू ए एच रो, ठीक है। ये सब बातों को एकदम बिल्कुल, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, ये पूरा चैप्टर में ये सब चलता रहेगा, जब मर्जी तब इस तरह से घूम फिर के आएगा, फिर यही चीज आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे वहां भी आएगा घूम फिर के, इसलिए मैं ये सबको अभी ही बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो, और दिमाग में सेट कर लीजिए, इसको खुद से लिखिए, सब जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप बैठ के नोट्स बनाया कीजिए, अपने से लिखिए, अपने से समझिए ये कैसे कैसे मैंने आपको सिखाया ये सब चीज, ठीक है। मैं 1 सेकंड में इसको खत्म कर सकता था, सीधा बोलता बच्चों देखो W इज इक्वल टू ये वेट हो गया, या वेट को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं, फोर्स को मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी M इंटू जी, M को हम लोग सीधा लिख सकते हैं ए एच रो, ठीक है, इंटू जी हो गया, यहाँ से खत्म हो जाता मेरा 10 सेकंड में ये चीज। बट मैं जो इतना टाइम आपको बर्बाद कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, कि आप उसके बेसिक्स को समझें, कहाँ से कैसे चीज आया, ठीक है। और मैं स्किप कर दूंगा, 99% बच्चे यहाँ पे बैठे हुए, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं सर पूछेगा, जी को क्यों यूज करें ठीक है। यहाँ पे? अरे बाबा कोई भी एक बात बता, ठीक है, ये जो हमारा ब्लॉक है, ठीक है, इसका वेट कितना होगा, mg mg, तो mg क्या है, फोर्स ही तो है, जो वेट है उसी को तो फोर्स बोलते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या आता है, मास इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन की जगह क्या होगा, जब कुछ नहीं है तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकली जब नीचे की तरफ लग रहा है तो, समझ आया। यस सर तो एम इंटू ए की जगह एम इंटू जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। तो डेंसिटी मटेरियल की क्यों नहीं लेते? डेंसिटी मटेरियल की क्यों लेंगे भाई, एक बात बताओ, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, ठीक है। देखो अभी आपको ये फिगर दिख रहा है, यस यस इस फिगर के अंदर में बाबू ये बताओ कि तुमको किसके ऊपर प्रेशर निकालना है, प्रेशर किसके निकालना है, बेस ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर में प्रेशर निकालना है, ठीक है, यस समझ गए। तो इसका प्रेशर इसके ऊपर निकालना है, तो यानी कि इसी का फोर्स निकालना है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो इसके ऊपर में फोर्स लगाने का मतलब है इसका मास इंटू एक्सलरेशन,
तो मास इस ऑब्जेक्ट का लेंगे तो डेंसिटी किसका लेंगे, ये ऑब्जेक्ट का लेंगे। समझ में आया? यस हाँ। यस सर। अगले चैप्टर में कैलोरीमेट्री में हम लोग, जब अगला चैप्टर आएगा हीट ट्रांसफर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग इसका मतलब जो कंटेनर है उसका भी हम लोग को डेंसिटी लेना पड़ता है, वो अलग चीज है। उसमें जब हम लोग हीट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर का लिक्विड भी गर्म होगा, कंटेनर भी गर्म होगा, वहां पर हम लोग उसको इसकी भी डेंसिटी का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक यस क्लियर हुआ सबको? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, इससे बहुत लोगों का क्लियर हो गया होगा कि डेंसिटी हम लोग लिक्विड का क्यों नहीं ले रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का क्यों लिए। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ किसी को पूछना है? चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया? यस सर। अरे हाँ, तो वेट यानी फोर्स आपको समझ में आ गया उतना। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स आपको मैंने बता दिया है कौन सा फोर्स। ठीक है, सो तो इसलिए प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सो वेट हमारा कितना आया है, ए एच रो जी, और अपॉन में एरिया करेंगे तो एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, रो जी एच। दिस इज प्रेशर। ठीक है, तो यानी आज से आपकी जिंदगी में एक और फॉर्मूला ऐड हो गया प्रेशर का। क्या होगा, हम लोग इसको आसानी से याद रखने के लिए रो जी एच, एच रो जी लिखा है बट रो जी एच पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो प्रेशर कभी भी किसी भी लिक्विड कॉलम में, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, रो जी एच, यानी कि डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा और उसकी हाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ आया सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अरे हाँ नहीं कुछ तो नो बोलो। सर। ठीक है, कोई टाइम बता सकता है कितना हो गया? 9:36। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको 10 मिनट में खत्म करने का, थोड़ा सा लंबा है टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी पास्कल्स लॉ। ये आपका 3 मार्क्स या कभी कभी 5 मार्क्स के डेरिवेशन में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज ही इसको एक बार अपनी कॉपी में लिख के, ठीक है, कुछ कुछ बच्चे जिसको भी अच्छा लगे, मन करे, मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। ठीक है, अपने से ये पूरा डेरिवेशन को समझ के। ठीक है क्योंकि ये पेपर में 3 मार्क्स का डेरिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट ईयर भी जब आया था तो इसमें दिया था, PT2 में भी था, आया था, और फाइनल में भी शायद आया था। चलिए, तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है? ठीक है, कि पास्कल्स लॉ ये कहता है कि पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी नेग्लेक्टेड then the pressure in a fluid in equilibrium is the same everywhere। ठीक है, यानी कि अगर आप हाइट को नेग्लेक्ट कर दें, हाइट को नहीं सॉरी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें, यानी जी की वैल्यू जो है, क्योंकि डिपेंड करता है हाइट पे, इसलिए मैं हाइट बोला था। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी नेग्लेक्टेड then the pressure in a fluid in equilibrium is same everywhere। इक्विलिब्रियम में अगर है, ठीक है, कोई भी लिक्विड, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर में जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट टॉर्क लग रहा है, वो 0 होना चाहिए। दैट यू मीन बाय इक्विलिब्रियम। तो कोई भी अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि इसमें जो है हर जगह पर प्रेशर सेम होगा। ठीक, तो और एक बात इसमें है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द फ्लूइड प्रेशर इज दैट अ चेंज इन प्रेशर एट वन पार्ट ऑफ द लिक्विड विल बी ट्रांसमिटेड विदाउट एनी चेंज टू अदर पार्ट। सिंपल सी बात है, प्रेशर जो है चेंज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो ट्रांसमिट हो सकता है प्रेशर चेंज, ठीक है, विदाउट एनी चेंज टू, है ना, अदर पार्ट। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इसको हम लोग देखते हैं।
अब आप देखिए इस लिक्विड सरफेस पे, इस लिक्विड कंटेनर के अंदर में, ठीक है, आपको एक ट्रायंगुलर प्रिज्म दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है ट्रायंगुलर प्रिज्म कि नहीं दिख रहा है? ये जो है इस लिक्विड सरफेस के अंदर में ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया हमने, ठीक है, प्रिज्म इस तरह से। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे थीटा 1 है और थीटा 2 है, बट फॉर इजियर कैलकुलेशन हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, सारे एंगल्स को बराबर मान लेते हैं, ठीक है। सारे एंगल्स को बराबर तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर में मतलब लिक्विड के अंदर में कोई एक ब्लॉक ले लिया, उसका हमने प्रिज्म शेप का, ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप का ले लिया, तो इसके ऊपर में क्या होगा, इधर से भी फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी फोर्स लगेगा। ये 3 फोर्स को मैंने लिया, बट इसके ऊपर में हजारों लाखों फोर्स लग रहे होंगे या नहीं, ठीक है। Yes. ऐसे तो हमने तीनों डायरेक्शन में क्या किया, एक एक फोर्स ले लिया, इसका नाम दे दिया FA, इसका नाम दे दिया FB, इसका नाम दे दिया FC। तीनों ही फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? सर तीनों Yes, फोर्सेस इक्वल होंगे? जी नहीं, अभी आपको मैं वही बता रहा हूँ। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, पास्कल्स लॉ ने क्या कहा है कि सभी जगह पर, इन तीनों ही जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तीनों ही सरफेसेस पे प्रेशर सेम होगा। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC, ठीक है। दिस इज द मेन रिजल्ट ऑफ पास्कल्स लॉ कि हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, ठीक है। समझ गए? तो ये फोर्सेस इक्वल नहीं लग रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं, कीप इन माइंड, ठीक है। समझ गए? Yes. क्योंकि अलग अलग सरफेसेस है तो अलग अलग प्रेशर लगेगा, ठीक है। चलिए सो लेट द डेप्थ ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इज सेम, ठीक है। लिक्विड के सरफेस से, लिक्विड के सरफेस से, यानी कि ये सरफेस है, उससे, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा ये चीज कि उस सरफेस पे इस वाले की हाइट, उस सरफेस से इस वाले की हाइट, और उसी सरफेस से इस वाले की हाइट, तीनों की जो डेप्थ है वो सेम है। आपको देखने में ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? तीनों का डेप्थ सेम है? देखने में क्लियर कट है कि दोनों का डेप्थ अलग अलग है या नहीं? तीनों सरफेस का डेप्थ अलग अलग है, लेकिन ये इतना छोटा है कि इसको हम लोग ये मानते हैं कि इस पूरे प्रिज्म के सारे सरफेसेस का डेप्थ ऊपर से सेम है, क्योंकि पास्कल्स लॉ क्या कहता है, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो यानी हम लोग सेम डेप्थ की बात करेंगे, क्लियर है? ये एज्यूम कर लिया हम लोगों ने। नहीं समझ आ रहा है किसी को? ये हमने एज्यूम किया है कि यहाँ से जो तीनों ही है ना सरफेसेस हैं, इसका सरफेस ऑफ द लिक्विड से डेप्थ जो है वो सेम है, ठीक है, क्लियर। तो अब ये इसमें जो है फोर्सेस की बात कर ली। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो ये वाला जो होगा वो रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा, क्योंकि इसमें 3 रेक्टेंगल बनते हैं प्रिज्म में, ठीक है। प्रिज्म जानते हैं ना आप लोग, 3 रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल होता है। सो ये जो आपको एरिया, ये जो दिख रहा है रेक्टेंगुलर पोर्शन, इसकी एरिया हम लोग मान लेते हैं AA, ठीक है। इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लेंगे? AA। ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये वाला सरफेस, इसकी एरिया मान लेंगे कितनी? AB, ठीक है। और ये वाला जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इसकी एरिया हम लोग मान लेंगे AC। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है। तो वंस मोर आई एम रिपीटिंग, जहां जहां पर जो जो फोर्सेस हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उसी के करस्पॉन्डिंग हमने एरियाज को ले लिया, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया, AA ले लिया, ठीक है, यहाँ पर AB ले लिया, और यहाँ पर AC ले लिया, ठीक है। एरिया ऑफ जो है क्रॉस सेक्शन हो गया ये, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने लायक जो है वो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं, ऐसे आसानी से समझने के लिए, ठीक है। अगर ये एंगल आपका थीटा है, विजिबल है या थोड़ा और बड़ा लिखूं?
विजिबल है सर। चलो लेट से आपने बोला, तब तक मैं बड़ा बना देता हूँ इसको। ठीक है, ये देखिए, ये चीज इसके ऊपर में इस वाले सरफेस पे, यही देखिए सबसे मेन समझने वाला इसमें यही चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। दिस इज एफ बी, ठीक है, एंड दिस इज थीटा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे। तो ये है आपका एफ बी, ठीक है। अब कोई वेक्टर अगर इस तरह से किसी पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, फिर उसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए आपको मैं इसलिए बोलता था ना कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपका पूरे बुक में यूज होगा हर हमेशा जहां तहाँ, तो ग्रामर ऑफ फिजिक्स है, इसलिए मैं बोलता था। देखिए अभी फिर से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात आ गई। ये अगर आपका थीटा है, ठीक, तो ये कितना होगा एंगल, 90 डिग्री तो है ही, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। होगा या नहीं होगा, अरे बोलिए। होगा। 90 माइनस थीटा। और ये जो है इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये पूरा एंगल 90 का होगा, ये वाला होगा, अरे बोलो। तो ये अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तभी तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल होगा, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा होगा, तभी तो दोनों कट पीट के 90 बनेगा। अभी भी नहीं समझ में आया सबको? आ गया सर। आ गया सर। ठीक है, सो दिस एंगल इज थीटा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यही नहीं समझ में आता है बच्चों को। ये थीटा है और ये एफ बी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। जो थीटा के साथ होता है वो क्या बन जाएगा, एफ बी कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला क्या बन जाएगा, एफ बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ बी साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया सबको या नहीं आया, बताइए। आ गया सर। आ गया, ठीक है। आ गया। चलिए, यही सबसे मेन पार्ट था इसको समझने का। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा है ये। अब अगर हम लोग अभी बात किए थे इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इसके ऊपर में नेट फोर्सेस इक्वल लग रहे होंगे। तो एक बात बताइए, इसको नीचे से ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ ए लग रहा है, और यस सर। ऊपर से नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ बी कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं समझे? एफ बी कॉस थीटा जो है ऐसे लग रहा है, आपने देखा ना यहाँ पे कंपोनेंट इसका, एफ बी कॉस थीटा जो है वो एफ ए के बराबर हो जाएगा यहाँ से इक्विलिब्रियम में। यस और नो? यस। यस सर। अच्छा, अब आप बता सकते हैं कि एफ बी साइन थीटा किसके बराबर हो रहा होगा इक्विलिब्रियम में? एफ बी साइन थीटा किसके बराबर हो रहा होगा, एफ सी के। वेरी गुड। देखिए ना, एफ बी कॉस थीटा का डायरेक्शन ये है, और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है अपोजिट में, एफ सी। सो एफ बी साइन थीटा जो होगा वो एफ सी के बराबर होगा। एग्रीड? एग्रीड और नॉट? यस सर। तो ये Yes, चीज को sir. ध्यान में रखिए, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पे डायरेक्टली लिखा हुआ फिगर नहीं है। देखिए एफ ए को हमने लिखा एफ बी कॉस थीटा, और एफ सी को लिखा, मतलब देखिए कॉस थीटा में आ गया ए और साइन थीटा में आ गया सी। कॉस थीटा में ए, साइन थीटा में सी, कॉस थीटा में ए, साइन थीटा में सी। देखिए ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, कॉस थीटा में ए और साइन थीटा में सी, एफ बी साइन थीटा एफ सी, और एफ बी कॉस थीटा एफ ए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फर्स्ट लाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। हाँ, सिमिलरली हम लोग एरिया में भी यही चीज लगा लेंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप कि ए बी साइन थीटा जो होगा वो ए सी हो जाएगा, और ए बी कॉस थीटा जो है वो ए ए हो जाएगा। एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? डायरेक्टली आप लिख देंगे बाय ज्योमेट्री, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर। सर नहीं? अब क्या करते हैं, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इस दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो यहाँ से साइन थीटा एंड साइन थीटा विल बी गोन, एफ बी अपॉन ए बी इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी। यहाँ तक समझ में आया सबको, इस जगह तक? यस सर। उसी तरह से फिर आप यहाँ से देखिए, ये अलग सेक्शन है भाई, यहाँ से यहाँ तक अलग सेक्शन, और इधर अलग है। अब इधर इसको डिवाइड कीजिए, cos थीटा गॉन, एफ बी अपॉन ए बी क्या बना, एफ बी अपॉन ए बी क्या बना, प्रेशर।
इक्वल्स टू एफ ए अपॉन ए ए, ये बनेगा, बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, है sir. एक इक्वेशन, ये है, और दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए एफ बी अपॉन ए बी जो है एक बार एफ सी अपॉन ए सी के बराबर है और एक बार जो है एफ ए अपॉन ए ए के बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि एफ बी अपॉन ए बी एक बार ए ए के बराबर है और एक बार सी सी के बराबर, यहाँ से सी के बराबर हुआ, यहाँ ए के बराबर हुआ, यानी तीनों आपस में बराबर हो गए। क्लियर? Yes, एनी sir. डाउट? Yes, sir. तो अगर ऐसा है तो आप बताइए, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है? क्लियर? अरे आ जाओ, ठीक है। तो फोर्स Yes, sir. पर यूनिट एरिया क्या बन गया? प्रेशर एट बी, ठीक है, यहाँ पे भी सिंपलाइज आएगा, एफ सी अपॉन ए सी पी सी एंड एफ ए अपॉन ए पी ए। सो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, हैंस प्रूव्ड पास्कल्स लॉ। क्लियर हुआ? Yes, sir. सर स्टेटमेंट समझ तो नहीं आया। hence pressure exerted is same in all directions in a fluid at rest। अगर कोई फ्लूइड, समझा रहा हूँ, अगर कोई फ्लूइड जो है रेस्ट में है, ठीक, फ्लूइड रेस्ट में है, इसका मतलब उसके ऊपर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा सेम ऑल डायरेक्शंस में, इधर इधर इधर, तो वो सारे के सारे जो प्रेशर्स लगेंगे वो सेम लगेंगे। यानी कि आप बाल्टी के अंदर में एक मग को रख रहे हैं, इसके ऊपर में इधर से प्रेशर, इसके ऊपर इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, सारे प्रेशर तो सेम होंगे अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। हाँ, अभी क्या बोल रहे हो? सर एक डेफिनेशन लिखिए, चेंज इन प्रेशर एट हम्म। एनी पॉइंट ट्रांसमिट थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड। ये उसका डेफिनेशन है, लेकिन समझ नहीं आया, इसमें चेंज इन प्रेशर बोल रहा है पास्कल्स लॉ में। टाइम कितना हो गया है? 51 हो गया। कहाँ पे लिखा हुआ है बोलो? सर क्लास में लिखवाए थे, चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ट्रांसमिट थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड। हाँ, वो अभी इसका और भी आएगा, ठीक है। पास्कल्स लॉ का सेकंड फॉर्म हम लोग नेक्स्ट डे कल पढ़ेंगे, उसमें दोनों देखिए, दो स्टेटमेंट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट, इसमें एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये वाला तुम बोल रहे हो ना, चेंज इन शेप वाला है, हाँ, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। तो वहां पर वो समझा देंगे हम, ठीक, जो स्टेटमेंट Yes. बोल रहे हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसको आप लोग एनसीईआरटी से पढ़िएगा, ये पास्कल्स लॉ भी जो समझाया, देखिए वही चीज है, यहाँ पर डायरेक्टली ये लिखा हुआ है, बट आपको मैंने इस चीज को ये कैसे आया पूरा बारीकी से समझाया हूँ। जिसको मैथ नहीं भी आती उसको भी मैंने सिखाने की कोशिश करी है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया, फिर भी आप लोग एक बार और पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है।